स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidhi Kilor. I'll make it short and without any time wastage. I'll actually immediately begin the topic and the discussion of the day. एक्चुअली मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पॉलिटी के लिए कई सारी बुक पॉपुलर है। लक्ष्मीकांत पॉपुलर है, स्टडी IQ वाली पॉलिटी बुक काफ़ी पॉपुलर है, सुभाष कश्यप भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि DD बसु भी यूज़ करते हैं। Technically, all of those books are same because they all are teaching about the constitution, which is more or less a static subject. तो उसमें कुछ changes नहीं होते हैं, हो भी नहीं सकते हैं, थोड़े से minor है। तो books का सिर्फ और सिर्फ subject matter का presentation का तरीका अलग होता है। Primarily speaking, जो content है वो same है। To put it in another way, अगर कोई भी 4 स्टूडेंट ये अलग अलग 4 बुक्स को लें, सब के सब अच्छी तरह से रिवाइज करें, सबके सब अच्छी तरह से मॉक क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, दे वुड एक्चुअली एंड अप गेटिंग द सेम रिजल्ट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि DD बसु जो है वो थोड़ी सी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई किताब है, तो उसकी भी जो लैंग्वेज है वो स्लाइटली लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रिक्टर, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज है, तो कभी कभी कुछ बच्चों को वो किताब जो है वो अप्रोचेबल नहीं लगती। ड्यू टू दिस नेचर, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्योंकि अनअप्रोचेबल है, उसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दूसरी SIQ की बुक से या फिर लक्ष्मीकांत से। हाउएवर ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें बस ये है कि वो जो सेम चीज़ जो कंटेंट DD बसु में है वो इसमें थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो इट टेक्निकली वुड नॉट मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। बट जिन लोगों को ये यकीन है कि DD बसु वाली किताब अच्छी है और उसको पढ़ना चाहिए और उसमें ज़्यादा एनालिसिस होता है और उसको ज़्यादा मेंस के लिए होता है, well hence this is the series and for the people जिनकी पसंद की बुक लक्ष्मीकांत या स्टडी IQ है, ये सीरीज़ उनके लिए है क्योंकि फिर उनको DD बसु खुद नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो बेसिकली अगर पूरी की पूरी जो है वो मेरे साथ कर लेंगे। दैट इज़ वन वे टू डू इट। सो लेट्स स्टार्ट द DD बसु। DD बसु का पहला चैप्टर लाइक ऑल अदर पॉलिटी बुक्स इज अगेन द सेम, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट DD बसु में एक फ़र्क है कि DD बसु बिगिन होती है 1858 से। यूजुअली अगर आप कोई दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के डिस्कशन 1773 से स्टार्ट होता है, वेयरएज़ DD बसु बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द 1858। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जो पीछे छूट जाती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द DD बसु, यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन के तैयार हुआ था, बट उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो पहले वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कुछ लॉज का है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उन लॉज को पढ़ना जो कि ब्रिटिशर्स ने आज़ादी से पहले पास किए थे एंड किसी प्रकार का इम्पैक्ट डालते हैं हमारे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रेजेंट संविधान पर। तो 1858 में एक लॉ पास किया था, एक 1861 में, एक 1892 में, एंड सो ऑनवर्ड्स। ये वो कानून थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए और भारत का जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बेसिकली डिराइव किया गया है, उससे स्टार्ट किया गया है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं DD बसु का पहला चैप्टर जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। DD बसु के पहले चैप्टर को, रादर किसी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हाउ द कंट्री वर्क्स। हमारे देश में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, इन दोनों को कंबाइंड करके इसको कहते हैं पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। इस पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं इनसे चुनी जाती है सरकार, पॉलिटी के टर्म्स में उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तो 543 लोग लोकसभा में हैं, 245 लोग राज्यसभा में हैं, ये टोटल कंबाइंड करके 788 लोग हैं, 788। सो दिस ग्रुप ऑफ 788 पीपल इज कॉल्ड एज द पार्लियामेंट। इसी 788 पीपल में से सरकार चुनी जाती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 3 शब्द हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये आप सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं। जब हम न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो एक प्रकार से हम प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेफर कर रहे हैं, और पॉलिटी के टर्म्स में हम एग्जीक्यूटिव को रेफर कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ एक और थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जिसको जुडिशरी कहा जाता है। नाउ यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली रीडिंग द चैप्टर, देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इस पार्लियामेंट को। टेक्निकली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये जो 788 लोग हैं लेजिस्लेटिव के, लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के, इन्हीं से ये 81 लोग आते हैं एग्जीक्यूटिव के भी, लेकिन ये इनको रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, विच इन सिंपल टर्म्स मीन कि एग्जीक्यूटिव के जो ये प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होता है, इनको जवाबदेही होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में इन लोगों से सवाल किए जा सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ए रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। इस चीज का यह भी मतलब है कि जो पार्लियामेंट है इन सर्टेन सिचुएशंस
इन लोगों को डिसमिस कर सकता है, मतलब कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ सकता है अगर पार्लियामेंट में कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस मीट कर जाएं, या जो संसद के पार्लियामेंट के लोग हैं वो कुछ इस प्रकार से वोट करें। अब ये जो सिस्टम है आज जो एग्जिस्ट करता है, ये एक प्रकार से टेक्निकली ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअली में ये पढ़ना होता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। So whenever you will read a historical background, either it will begin from 1773, कुछ बुक्स हैं वो 1858 से स्टार्ट कर देती हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो उस कानूनों में ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द ब्यूरोक्रेसी, द कैबिनेट, फ्रॉम वेयर डू दीज इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली स्टार्ट। 1858 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था विच इज कॉल्ड एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इस एक्ट का पूरा नाम है। इस एक्ट का क्या काम था कि 1858 से पहले हमारा जो देश था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया जाता था। सो 1858 में गवर्नमेंट ने ये लॉ पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इंडिया का जो राज था वो ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया। Just to elaborate on this a little bit, India was not directly conquered by the British government. सीधा ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्कर नहीं किया था, रादर जो ब्रिटिश रूल के 190 साल हैं, 1757 से लेके 1947 तक, इसको प्राइमरली आप ब्रिटिश रूल का टाइम कह सकते हैं। ये 1750 से जो 1947 का टाइम है, ये दो भागों में बटा हुआ है। 1757 से लेके 1858 तक इसको कहेंगे कंपनी रूल। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया था उस समय, मतलब कि एक प्रकार से देश के ऊपर एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी रूल कर रही थी। और 1858 के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बेसिकली हमारे देश के ऊपर डायरेक्टली रूल करती थी, और जो ये बीच में कंपनी जो थी मिडिल मैन के रूप में इसको हटा दिया गया था। सो ये जो प्रोसेस था ये इसलिए स्टार्ट हुआ था 1857 के रिवोल्ट की वजह से। तो जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये लगा कि अगर ऐसा एक और रिवोल्ट हुआ तो इनके हाथ से पूरी की पूरी कॉलोनी चली जाएगी। एंड 1857 के रिवोल्ट में वन ऑफ द मेजर रीजंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मिसमैनेजमेंट थी, वहाँ की करप्शन भी थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी थी। सो द सॉल्यूशन विच द ब्रिटिशर्स बेसिकली केम अप विद वाज कि एक नया कानून पास करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को रास्ते से हटा देते हैं और हम स्वयं रूल करना स्टार्ट करते हैं। सो दे पास्ड अ लॉ like 1858, the Good Government Act of India 1858। इससे पहले एक बार अगर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए जाने तो 1858 से पहले क्या होता था, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आदमी को गवर्नर जनरल की तरह बेसिकली अपॉइंट करती थी, वो आदमी बेसिकली देश को चलाता था। गवर्नर जनरल आप समझ लीजिए हमारे देश का 1857-1856 में हमारे देश का सबसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मतलब कि ही इज़ द पावर सेंटर, वो डिसाइड करता है। ही इज़ बेसिकली काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेसिकली गवर्नर जनरल का काम है 1857 में। गवर्नर जनरल के पास दो ग्रुप हुआ करते थे, एक को कहते थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक थी गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि उस समय का पार्लियामेंट। पर यह एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो तो आज की गवर्नमेंट की तरह काम करती थी, पर वहाँ का जो पार्लियामेंट था वहाँ पे आज के पार्लियामेंट की तरह पावर नहीं है, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वो वोट के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा चुना जाता है। लेकिन उनकी जो सरकार थी या उनकी जो गवर्नमेंट थी या उनकी जो पार्लियामेंट थे वो वोट से नहीं अपॉइंट करती थी, एक प्राइवेट कंपनी उनको अपॉइंट कर रही थी। सो 1858 से पहले, 1858 से पहले हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी चलाती है। वो एक इंडिविजुअल को अपॉइंट करती है, उसका नाम है गवर्नर जनरल। वो गवर्नर जनरल जो है देश चलाता है हेल्प से, दो ग्रुप्स की हेल्प से। एक तो उसको गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं और एक के गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। उसके बाद जो देश है नीचे छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ है, उस प्रोविंसेस को एक गवर्नर चलाता है, और ये जो गवर्नर है ये इस गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता है। एक स्टैंडर्ड हायरार्किकल सिस्टम है। उन प्रोविंसेस में भी कई जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई है। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को समझना जरूरी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनको लॉ बनाने और लॉ डिस्कस करने का अधिकार है। सो हमारे देश के लेवल पे सबसे सेंट्रल ऊपर वाले लेवल पे गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, पर हाँ एक्चुअली में पावर गवर्नर जनरल के पास थी, वो कुछ कुछ हेल्प करती थी पूरा लॉ बनाने में। फुल फ्लेजेड पूरी अथॉरिटी नहीं थी लेजिस्लेशन करने की उनकी। नाउ इन दिस सिचुएशन द ब्रिटिशर्स बेसिकली पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां से हमारा पेपर स्टार्ट होता है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस बुक। अगर आप ये पूरी की पूरी डिस्कशन सुन लेंगे
तो आपको डीडी बसु पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप ये पूरी डिस्कशन सुन लेंगे और उसके बाद डीडी बसु का चैप्टर पढ़ेंगे तो यू वुड रियली रियली हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। एंड आई शुड जस्ट लाइक गेट इट आउट ऑफ माई वे, if you do ever plan to join a UPSC course of study, you always use the code Amit Live. I had a long script prepared for it, but I think I'll save time for ourselves. Just remember the Amit Live code and let's go. डीडी बसु। डीडी बसु की किताब भारत के संविधान पर एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और अथॉरिटेटिव गाइड के रूप में मानी जाती है। ये किताब डॉक्टर डीडी बसु एक वो बहुत ही बड़े कानूनी विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। नाउ भारत के संविधान के ज्ञान, ऐतिहासिक विकास और जो भारत के प्रावधान हैं उनको बेसिकली काफ़ी अच्छी तरह से समझाती है। चाहे आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या कोई कानूनी प्रोफेशनल हो, या कोई क्यूरियस इंडिविजुअल हो, वो भारत की संवैधानिक ढांचे को समझाने के लिए काफ़ी आवश्यक स्रोत है। काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी गहराई से, काफ़ी विस्तृत विश्लेषण से इसमें सबके लिए एक ज़रूरी पुस्तक बनाया हुआ है। तो अगर आप कानूनी व्यवस्था की मूल प्रोविजंस को समझना चाहते हैं, उसके पहलुओं को समझना चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प यू, राइट। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंसिडेंटली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत का संविधान कोई भी राजनीतिक क्रांति का नतीजा नहीं था, बल्कि ये लोगों के चुनिंदा प्रतिनिधियों के रिसर्च और डिस्कशन का परिणाम था, जिन्होंने पहले से जो चल रही प्रशासन व्यवस्था थी 1947 से पहले, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की। इसलिए संविधान को सही तरीके से समझने के लिए संविधान के विकास का इतिहास समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। जो 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ था, वो एक्चुअली में पिछली 2 सदियों के संवैधानिक दस्तावेजों से इन्फ्लुएंस था। उसमें वो सारे के सारे कानून एक प्रकार से समाये हुए हैं जो कि पहले आए थे। लेकिन ये नए वाला जो संविधान था, इसको लोगों ने खुद बनाया था अपने खुद के प्रतिनिधियों के माध्यम से, सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए। इसी वजह से जो नया संविधान है अपनी एक नैतिक अहमियत रखता है। कई प्रोविजंस पहले से चल रही व्यवस्था पर आधारित थे, बट इट स्टिल गेन्स इज इंपॉर्टेंट। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहां से शुरू होता है बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के नियंत्रण को ले लिया और वहां के पार्लियामेंट ने भारत के प्रशासन के लिए एक कानून बनाया, द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इस एक्ट को हम आज की डिस्कशन में स्टार्टिंग का पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि ये एकदम से रिजिड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के बारे में था, जिसमें भारतीयों की कोई भी भागीदारी नहीं थी। उसके बाद 1858 के बाद जो जो कुछ हुआ, वो धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण को कम किया। कभी कभी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश की गई। इस एक्ट के थ्रू भारत का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के जरिए, जो कि अपनी एक 15 लोगों की काउंसिल की मदद से काम करेगा। हुआ क्या कि पहले गवर्नर जनरल काम करता था, तो 1858 ने एक नई पोजीशन बनाई विच वुड बी कॉल्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ये आदमी ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा एंड आफ्टर 1858 ही इज द पर्सन हु डिसाइड्स व्हाट हैपेंस इन इंडिया। और इसको एक 15 लोगों की 15 मेंबर्स की काउंसिल दे दी, जिसको इंडिया काउंसिल कहा जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें लंदन में सिचुएटेड है। इसके बाद का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इंडिया में गवर्नेंस स्ट्रक्चर का टोटल कंट्रोल था विद द गवर्नर जनरल। उसके पास सारी अथॉरिटी थी, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, ये सारा का सारा गवर्नर जनरल के हाथ में या उसकी काउंसिल के हाथ में, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लंदन में बैठे हुए उसके लिए जिम्मेदार था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पूरा कंट्रोल जो था वो भारत के प्रशासन पर कंप्लीट था। इस एक्ट के तहत, 1850 एक्ट के तहत, द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल सभी कामों पे, सभी ऑपरेशंस पे, भारत सरकार के रेवेन्यू से संबंधित मामले में, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड हो या कुछ और हो, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैंडल करता था। ये गवर्नर जनरल एक प्रकार से उसका एजेंट था। हर मामले में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, चाहे वो पॉलिसी से संबंधित हो या कोई छोटी सी बात से संबंधित हो। पूरे के पूरे प्रशासन सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक बना दिया गया था, जो भारत के लोगों की राय या पब्लिक ओपिनियन की कोई परवाह नहीं करता था। This was basically what the 1858 did. There was not fundamental changes, जैसा 1857 में चल रहा था, कुछ उस वैसा ही सिमिलर सिस्टम चल रहा था। बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हटा के लिक्विडेट कर दिया गया है, और इंडिया में जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे अब वो ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए। और जो गवर्नर जनरल हुआ करता था पहले, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल है, लेकिन अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। इसको एक नई ओहदा भी दे दिया गया था, इसको वाइस रॉय कहने लग गए। वाइस रॉय का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कि क्राउन का डायरेक्ट
एजेंट हो, एक प्रकार से जो डायरेक्टली क्राउन को रिप्रेजेंट करता हो, और एक नई इंडिविजुअल को, एक नई पोजीशन को क्रिएट किया गया। वो लंदन में था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एक प्रकार से ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, अगर आपको एनालॉजी चाहिए तो जैसे आज भारत में प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है, तो उस कैबिनेट का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर, जैसे हमारे कैबिनेट में अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह जी, ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं। उसी प्रकार से 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा ही कोई बड़ा मेंबर बेसिकली हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया जाया करता था, और फिर वो सब कुछ हैंडल करता था गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय के द्वारा। एंड देन इसके बाद धीरे धीरे एक नया कानून आया जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसको काउंसिल्स एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस समय जो यहां पर गवर्नर जनरल रहता है उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें किसी प्रकार का चेंज करता है। 1861 एक्ट ने पहली बार प्रशासन में कुछ पॉपुलर एलिमेंट्स शामिल करने की कोशिश की। तो वो जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को शामिल करने की बात कही थी। जब वो लेजिस्लेटिव काम करता था वो अलग, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल या ये क्या नाम है जिसके अंदर अब नए लोग इंट्रोड्यूस कर सकता था गवर्नर जनरल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी ना ही डेलिबरेटिव। जितने भी मेंबर्स थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा स्वयं नॉमिनेट किए जाते थे। उनका काम सिर्फ वो कानून को देखना होता था जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा पेश किया जाता है। काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन के कामों या अधिकारों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी। लेजिस्लेशन के मामले में भी गवर्नर जनरल के पास सारी की सारी इंपॉर्टेंट पावर्स थी, जैसे कि कुछ बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इनकी सैंक्शन लेनी पड़ती थी। बिल को पास होने का बाद जो वीटो करने का काम था वो क्राउन के समक्ष रखा जा सकता था। ऑर्डिनेंस के माध्यम से नए कानून बनाए जा सकते थे। लेजिस्लेटिव कानून के बनाए कानून जैसे ही प्रभावी होंगे वो बेसिकली उसका कंट्रोल जो था वो गवर्नर जनरल के कॉन्टेक्स्ट में था। 1861 का जो एक्ट है इसने ऐसे ही प्रोविजंस को प्रदेशों के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए भी बनाए, पर प्रोविंशियल काउंसिल्स को कुछ मामलों में कानून बनाने के लिए पहले गवर्नर जनरल जो सबसे ऊपर आदमी है इसकी सैंक्शन लेनी पड़ती थी। सो टू रिपीट द थिंग वाज दिस कि हमारा देश कैसे चल रहा है, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल है, इसके पास दो बॉडी हैं, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि लॉ बनाने में हेल्प करती है बट पावर अभी भी गवर्नर जनरल के पास है। दूसरी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। ये जो गवर्नर जनरल है इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1861 के बाद नए नॉन ऑफिशियल मतलब कि ऐसा आदमी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो, इंडियन हो, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट ये नॉमिनेट करेगा खुद गवर्नर जनरल और कोई नहीं। और जो ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें किसी की एंट्री अलाउड नहीं है इंडियंस की अभी तक, ये अपना सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। पर लेजिस्लेटिव वाली काउंसिल्स में उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, बट येस एटलीस्ट इंडियंस आर बेसिकली अलाउड अगर उनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर देता है तो। सो ऑन। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। यहां पर भी फिर से क्या हुआ, चेंजेस हुए इन्हीं दोनों काउंसिल्स में। तो ये जो इंडियन एक तो टॉप की लेवल की और नीचे की प्रोविंशियल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी इसके प्रशासन में थोड़ा सा कुछ और सुधार किया गया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के द्वारा क्या क्या चेंज किया, सबसे पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अब बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाने लगा। प्रोविंशियल काउंसिल्स के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटीज जैसी लोकल बॉडीज नॉमिनेट करती थी। सो टू पॉइंट इट आउट कि जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की, जिसमें पहले ये लोगों को नॉमिनेट करता था, अब कभी कभी वो जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं या चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो भी नॉमिनेट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई ऐसा आदमी जा सकता था जिसको गवर्नर जनरल ने नहीं खुद चुना हो। सेकेंड, काउंसिल्स को एनुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर यानी कि बजट, इस पर चर्चा करने का अधिकार मिला और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस पूछने के अधिकार मिले एक तरीके से। सो 1892 के एक्ट के जरिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक प्रकार से थोड़ा सा फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक एलिमेंट लाया गया था। कंट्रोल फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, so let's not be happy about it, but yeah, sort of like it was a beginning, it was a start. Then the next important law which was passed by the British Parliament, which we need to learn, is the Government of India Act 1909. इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये एक्ट अपने उद्देश्य के लिए खास था। जैसे कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी इस एक्ट आने से पहले कि भारत के सरकार का आधार फैलाना और उसके कामों को बढ़ावा देना और भारत के नॉन ऑफिशियल और लोकल लोगों को सरकार के कामों में भाग लेने का मौका देना, ये पर्पस है हमारा।
सो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स ने पहली बार प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर यानी कि लोगों का, पीपल का एलिमेंट सरकार में शामिल करने की कोशिश की थी। यह रिफॉर्म उस समय था जब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मॉरले और देश के वाइस रॉय या गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है, या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट के नाम से आप इसको कह सकते हैं। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहले जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसका साइज बढ़ा दिया गया और उसमें जो इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको शामिल किया गया, जिससे ऑफिशियल्स मेजॉरिटी खत्म हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इलेक्शंस का जो एलिमेंट है वो लाया गया, लेकिन यहां पर ऑफिशियल मेजॉरिटी, मतलब कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग ज्यादा होंगे, इवन दो कुछ नॉन ऑफिशियल लोग भी उसके अंदर अब हैं। प्रोविंशियल में ब्रिटिशर्स के भी लोग हैं, लेकिन वहां पर नॉन ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी है। सेकेंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो काम थे उनको बढ़ावा दिया गया। अब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सरकारी पॉलिसी यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा पॉलिसीज हैं उनको भी प्रभावित कर सकती थी। बजट या पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर रेजोल्यूशंस ला सकते थे। कुछ विशेष मामले जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स और इंडियन स्टेट से संबंधित मामले, वो सब इन्हीं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के दायरे से बाहर थे। एक बड़ी कमी इस एक्ट की सबसे पहली ये थी कि इसने पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग निर्वाचन अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रबंध किया। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे इन्होंने भारत के अंदर अलगवादी सोच को जन्म दिया था, जो कि आगे चलकर भारत का विभाजन का कारण बनेंगे। इस फैक्ट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं और मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन है 1906 में, ये ऑलमोस्ट एक होना, ये बेसिकली एक प्रकार से कोइंसिडेंट नहीं था। 1909 के बाद एक एक्ट आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस एक्ट के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई हैं। इट ओनली डिड इज दैट कि 1915 से पहले जितने भी एक्ट पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन सबको बेसिकली कंसोलिडेट कर दिया। राइट, जो पहले के सभी भारत के संवैधानिक कानून थे उनको कंसोलिडेट कर देता है, ताकि जो भारत की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशियल व्यवस्था है वो एक एक्ट में ही मिल सके। इसके बाद वाला जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, द मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो अगला जो सबसे बड़ा कदम था वो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी 1915 के बाद। मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जन्म दिया। ये एक्ट टेक्निकल रूप से एक अमेंडिंग एक्ट था, लेकिन इसमें भारत की प्रशासन व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव किए थे। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स ने भारत के जो नेशनलिस्ट थे उनको खुश नहीं कर पाया था। उन रिफॉर्म्स का जो मकसद था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम लाना था ही नहीं। सभी फैसले आखिर को लास्ट में जिम्मेदार जो थे वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में थे। नव इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको मालूम होगा कि वो 1885 में बनी थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। और सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें होम रूल मूवमेंट का जो नाम दिया गया था, उस समय वो मांग जो थी वो बहुत ज़्यादा उठने लगी थी। इस मांग के जवाब में, ये जो कांग्रेस के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाई गई थी, इसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को एक स्टेटमेंट दी थी, एक घोषणा कही थी। उस घोषणा में कहा गया था कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट का उद्देश्य है भारत के लोगों को सरकार के हर क्षेत्र में ज़्यादा भागीदारी देना और उनके लिए अपनी सरकार चलाने की व्यवस्था को धीरे धीरे विकसित करना। तो इस घोषणा को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया मिस्टर मॉन्टेग ने दिया था और इनके साथ थे गवर्नर जनरल हमारे देश के या वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस स्टेटमेंट को रेकमेंडेशन में बदल दिया और वो जो रेकमेंडेशन थी उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से कानूनी रूप दिया गया। राइट, यहां पर मेन फीचर क्या थे इस एक्ट के अंदर? द फर्स्ट वन, डायरकी इन दी प्रोविंस। 1919 के एक्ट ने जो प्रदेश थे, प्रोविंसेस थे, यहां पर जिम्मेदार सरकार का कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन बिना गवर्नर के प्रशासन की जिम्मेदारी को कम किए, यानी गवर्नर उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए एक नया सिस्टम लाया गया जिसको डायरकी या फिर ड्यूअल गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसमें पहले क्या किया गया, प्रशासन के जो सब्जेक्ट्स हैं काम करने के लिए उसको 2 कैटेगरीज में बदल दिया। यहाँ पे सबसे ऊपर एक आदमी है, एक हो गया सेंट्रल सब्जेक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में रखे जाएंगे। सेकंड हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं यानी कि सिर्फ प्रोविंसेस जिस पे काम करेंगे, ये 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड। पहले वाला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनको गवर्नर मैनेज करेगा मिनिस्टर्स की मदद से। मिनिस्टर्स जो कि बेसिकली वहां की प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब दे थे। तो इस काउंसिल में 70% इलेक्टेड मेंबर थे जो कि बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बुनियाद रखते हैं। और दूसरा होगा रिजर्व सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कंट्रोल में रहेंगे, ये लेजिस्लेचर को कोई जवाबदेह नहीं होंगे।
इसके साथ साथ जो सेंट्रल कंट्रोल था 1919 के एक्ट ने उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। 1919 के एक्ट के अंदर डेवोल्यूशन रूल्स बनाए गए थे। उन्होंने प्रशासन के सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल कैटेगरीज में डिवाइड किया। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो देश व्यापी मैटर्स थे वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स के अंदर रख दिए गए, जबकि प्रोविंसेस को प्रदेशों के प्रशासन से जो संबंधित मामले थे वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डाल दिए गए। ये पहली बार था जब प्रदेशों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मामलों में भी थोड़ी सी आज़ादी मिली थी। रेवेन्यू के सोर्सेज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया था ताकि जो ये प्रोविंसेस थे अपने रिसोर्सेज से अपना खुद का बजट बना सके, अपने टैक्सेस भी बेसिकली लागू कर सके। बट दिस वाज नॉट अ फेडरल सिस्टम, क्योंकि प्रोविंसेस को जो पावर मिली थी वो सेंटर से डेलीगेशन के रूप में मिली थी। दे वर नॉट ऑटोनोमस। सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास देश के किसी भी सब्जेक्ट पर अभी भी कानून बनाने की पूरे का पूरा अधिकार था और प्रोविंसेस का अधिकार उसी के अधीन था। गवर्नर जनरल को प्रोविंसेस पर कंट्रोल पूरा का पूरा बरकरार था। कोई प्रोविंशियल बिल तब तक कानून नहीं बन सकता था जब तक जो सबसे सीनियर वाला गवर्नर जनरल है उस पर साइन ना कर दे, उसको स्वीकृति ना दे दे। गवर्नर के पास भी यह अधिकार था कि वो कुछ स्पेसिफिक मामलों पर बिल्स को गवर्नर जनरल के पास भेज सकता था। इसमें इंडियन लेजिस्लेचर को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना। नाउ केंद्र में अब भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है अब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के माध्यम से जवाबदेही थी। हाँ, इंडियन लेजिस्लेचर को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। पहली बार जो ये सबसे ऊपर वाला हमारा इंडियन लेजिस्लेचर उस समय हुआ करता था, इसको बाई कैमरल कर दिया गया, 2 सदन वाला बना दिया गया। पहला था इसमें अपर हाउस विच इज़ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, उसका गठन हुआ, उसमें 60 मेंबर्स थे जिसमें से 34 इलेक्टेड मेंबर्स थे। दूसरा था लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी गठन हुआ, इसमें लगभग 144 मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें से 104 इलेक्टेड मेंबर्स थे। सो दोनों हाउसेस के पावर्स लगभग बराबर थे, पर बजट का जो वोट था वो देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस को था। लेकिन इलेक्शन के लिए कम्युनल और सेक्शनल बेसिस उसको बनाए रखा गया। लाइक जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के कम्युनल इलेक्टोरेट थे उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दिया गया। गवर्नर जनरल का सेंट्रल लेजिस्लेशन पर पावर्स, गवर्नर जनरल की जो ओवर राइडिंग पावर थी उसको बरकरार रखा गया। सो फॉर एग्जाम्पल खास मामलों पर बिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर जनरल की प्रायर सैंक्शन की जरूरत थी। उसके पास बिल्स को वीटो करने या क्राउन के पास भेजने का अधिकार था। गवर्नर जनरल के पास पावर थी कि अगर लेजिस्लेचर किसी बिल को पास न करे तो वो उसको सर्टिफाई कर सकता था, जिससे वो कानून बन जाता था, जैसे कि लेजिस्लेचर ने पास कर दिया हो। गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंसेस बनाने का भी अधिकार था, जो कि इमरजेंसी के टाइम में टेम्पररी लॉ बनाने के काम में आ सकता था। तो ये फीचर्स 1919 के एक्ट के महत्वपूर्ण थे, जो कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर प्रशासन और लेजिस्लेशन में एक थोड़ा सा नए टाइम को जन्म देते हैं। बट ब्रिटिश कंट्रोल अभी भी एग्जैक्टली बरकरार है। And so we can see like what are the shortcomings of the government of India in 1919. कुछ रिफॉर्म्स के बावजूद 1919 का जो एक्ट था वो भारत के लोगों की उम्मीदों पर ऑब्वियसली खरा नहीं उतर पाया। देश के लोगों में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन था, असंतोष था, एंड हेंस 1919 एक्ट की डिससेटिस्फैक्शन की वजह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज के लिए आंदोलन हुआ, जिसको हम लोग आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी कमी ये थी यूनिटरी और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। कुछ पावर प्रोविंसेस को दी गई थी, लेकिन जो पूरा का पूरा सिस्टम था अभी भी जनरली और काफ़ी सेंट्रलाइज था। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो पूरे संवैधानिक सेटअप का सेंट्रल अथॉरिटी थी। उसके पास ये फैसला करने का अधिकार था कि कोई विषय सेंट्रल होगा या प्रोविंशियल। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास भारत में शांति व्यवस्था और गवर्नेंस का पूरा कंट्रोल था। जो प्रोविंशियल विधानसभाएं थी उनको कोई भी इंपॉर्टेंट बिल बिना गवर्नर जनरल की स्वीकृति के नहीं लिया जा सकता था। ये जो डायरकी आई थी प्रदेशों में, जो डायरकी का सिस्टम, ये जो डुअल सरकार का जो रूल बनाया था वो अधिकतर असफल रहा। फ्यूचर में हमने देखा गवर्नर के पास फाइनेंसेस पर पूरा कंट्रोल था, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता रहा। काफ़ी महत्वपूर्ण इशू थे, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स को बेसिकली प्रभावित करते थे, जिससे ट्रांसफर्ड और जो रिजर्व डिपार्टमेंट्स के बीच की जो सीमा थी वो काफ़ी ब्लर हो रखी थी। भारतीय नज़रिए से अगर सबसे बड़ी कमी देखें तो फाइनेंसेस का कंट्रोल गवर्नर के पास है, जो कि एक रिजर्व सब्जेक्ट है, और ये उसका गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल संभालता है, ना कि मिनिस्टर्स। तो फाइनेंसेस का कंट्रोल के बिना जो ये मिनिस्टर्स हैं ये लोग कोई भी प्रोग्रेसिव नीति लागू नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, जो कि एक्चुअली में इन नीतियों को लागू करने के जिम्मेदार हैं, उनका जो चुनाव था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के द्वारा होता था।
वो भी इन मिनिस्टर्स को जवाबदेह नहीं थे। तो बेसिकली मिनिस्टर्स के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। मंत्री को अलग अलग अपॉइंट किया जाता था और वो बस गवर्नर के एडवाइजर के रूप में काम करता था। तो गवर्नर अपनी मर्जी से उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर सकता था। मंत्रियों की कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति, और गवर्नर के पास अब भी विधानसभा के फैसलों को ओवर रूल करने का अधिकार था। सो अगर जरूरी समझा तो वो लेजिस्लेचर द्वारा रिजेक्ट किए गए या ग्रांट किए गए बिल्स को भी पास कर सकते थे, खासकर से रिजर्व सब्जेक्ट्स के मामलों में। तो ये सब कमियां प्रोविंसेस में और मिनिस्ट्रियल गवर्नेंस की असफलता का कारण बनी थी, जिससे भारतीय लोगों के सेल्फ रूल का जो सपना था सॉर्ट ऑफ अधूरा रह गया इन 1919। इंडियन मंत्रियों के हाथ में असली पावर के बिना ब्रिटिश नियंत्रण का जो दौर था वो जारी रहने लगा। उसके कारण लोगों की जो असली सेल्फ गवर्नमेंट की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी। 1919 के एक्ट के बाद आता है साइमन कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935। तो और ज़्यादा रिफॉर्म्स की मांग हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी असर हुआ। तो ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई कि उन्होंने 1927 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया, जिसका पहले से ही रेफरेंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इस कमीशन को सर जॉन साइमन के अंडर बनाया गया था, हैंस इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका काम था 1919 के एक्ट के फंक्शनिंग को रिव्यू करना और रिपोर्ट देना कि भाई 1919 का एक्ट कैसा चल रहा है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में, जिसके बाद ब्रिटिश डेलीगेट्स, भारतीय नेता और जो इंडियन स्टेट्स के रूलर हैं, इनके बीच में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेडरल रिफॉर्म्स पर बात करने के लिए। इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक वाइट पेपर तैयार किया गया, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने स्टडी किया। उसकी रेकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो कि आज तक का ब्रिटिश इंडिया का, तब तक का ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म एक्ट था। कम्युनल अवार्ड 1935 के एक्ट को समझने से पहले यह भी जानना चाहिए 1932 का कम्युनल अवार्ड याद करना जरूरी है। वो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडॉनल्ड ने दिया था। इस अवार्ड ने कम्युनल डिवीजन को और गहरा बना दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं बल्कि सिख, यूरोपियंस, इंडियन, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात थी। तो ये कदम जो था वो कम्युनल डिवाइड को और बताता है, जो कि एज यू विल सी आफ्टर 15 years will become a reason for the India's division. So let's talk about the Government of India Act 1935, but let me just give you a small review. So जब Government of India Act 1919 आया था, उसमें ये कहा गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाएंगे इसको स्टडी करने के लिए। सो बिफोर 2 years, मतलब कि 1929 में बनाना था, बट 1927 में ही गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया साइमन कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन के अंदर 7 लोग थे एंड ऑल ऑफ 7 वर ब्रिटिशर्स, मतलब कि सातों के सातों गोरे थे। तो साइमन कमीशन का विद्रोह हुआ इस बात पे कि एक ऐसा एक्ट जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को एडवाइस करने के लिए बनाया गया है, उसमें एक भी इंडियन नहीं है। हेंस वो एक मूवमेंट चलती है साइमन गो बैक, जहां पर भी ये साइमन कमीशन के लोग जाते थे, वहां पे उस समय के जो नेशनलिस्ट थे वो नारा लगाया करते थे साइमन गो बैक। परंतु ब्रिटिशर्स ने उस समय उनके पास फुल पावर थी, उन्होंने हटाया नहीं। साइमन कमीशन ने अपनी स्टडी करके एक रिपोर्ट दी, जो कि रिपोर्ट आती है मई 1930 में, जिसको साइमन कमीशन रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बुलाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें भारतीयों के सारे रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के लोग सारे, उनके डेलीगेट्स और जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, ऑल ऑफ देम बेसिकली मेट इन लंदन टू डिस्कस कि यार कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने चाहिए। ये 3 हुई 1930 में, 31 में और 32 में, राउंड टेबल 1, 2nd और 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले वाली जब हुई थी तो उस समय महात्मा गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। मतलब कि 1930 में जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है तो अप्रैल में हो गई है सिविल डिसोबीडियंस। वो जो डांडी मार्च वाली जो मूवमेंट है, डांडी मार्च से स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो सबके सब जेल में थे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त के समय में सब के सब जो कांग्रेस वाले लोग थे वो सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे थे। सो ऑल ऑफ देम वर इन जेल। ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये होती है सितंबर से नवंबर दिसंबर के बीच में। तो एट दैट टाइम कांग्रेस का कोई लीडर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाया। फिर उसके बाद अगले साल 1931 में महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया गया और उस समय हमारा वाइसरॉय था इरविन। ये जो इरविन और गांधी जी है, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज साइन हुआ। इरविन का ये आर्ग्यूमेंट था कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाओ।
एंड देन उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपनी 10 से 11 डिमांड्स दी कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने वायलेंस नहीं की है, जिनके अगेंस्ट कुछ कुछ पुलिस एक्शंस हैं, उनको छोड़ दिया जाए, सॉल्ट टैक्सेस को बेसिकली लीनियंट कर दिया जाए एंड सो ऑनवर्ड्स। उस अग्रीमेंट के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बन के महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। दैट ऑल्सो फेल्ड एंड देन ही केम बैक। वो वापस आ गए जब जनवरी में, तो उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया एंड फिर अगले साल 1932 में बेसिकली तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ये तीन ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन, ये सब मिला के एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाया। वाइट पेपर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, मतलब कि बस स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्ट से एक नई डिस्कशन स्टार्ट किया, उसका एक डॉक्यूमेंट बना दिया, सो दैट्स कॉल्ड एज द वाइट पेपर। इन सब के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनकी एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, यानी कि ऐसी कमेटी जिसके अंदर दोनों मेंबर्स हो, लोकसभा और राज्यसभा के, यानी कि वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उन्होंने मिलकर उस रिपोर्ट को स्टडी किया, फिर कुछ रिकमेंडेशन दी, और ये सब कुछ मिला के साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, तब बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राइट, जस्ट इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मैं आपको बताना चाहूँगा। 1927 नवंबर दिसंबर में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया था, और उसके बाद वो भारत में आता है 1928 में फरवरी में, एंड देन वो पूरे के पूरे देश पे ट्रैवल करने लग जाते हैं। जहाँ पर भी जाते थे कांग्रेस वाले लोग उनको अपोज करते थे। अक्टूबर 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुँचता है, तो इनके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। पुलिस ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, और उसमें जो चोटें आई थी उसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। लाला लाजपत राय जी की डेथ का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह जी ने जिस इंडिविजुअल, जो कि बेसिकली वो मानते थे कि वो इस लाठीचार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको असैसिनेट कर दिया। अब ये मिस आइडेंटिटी का था, वो जिसको असैसिनेट करने गए थे वो नहीं मिला, उसकी जगह एक दूसरा नया आईपीएस ऑफिसर था 22-23 साल का, सॉन्डर्स, वो असैसिनेट हो गया। एंड देन जब दिसंबर में उन्होंने ये लाहौर में किया, तो उनको पकड़ नहीं पाई पुलिस, और वो बेसिकली लाहौर से निकल गए। 4 महीने बाद 1929 में, 4 महीने के बाद भगत सिंह ने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बॉम्ब फेंका। आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, जब भगत सिंह ने बॉम्ब फेंकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और उसके बाद वो कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तब उनको बेसिकली पकड़ लिया गया, क्योंकि उस समय उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उसको पकड़ने के बाद भगत सिंह को, तब उनके ऊपर केस चला ये सॉन्डर्स के असैसिनेशंस का, और क्योंकि उनका वो हथियार मिल गया था, तो पुलिस ने बेसिकली उनके अगेंस्ट केस बनाया, और उस केस में वो कन्विक्ट हो गए असैसिनेशन से जॉन सॉन्डर्स की। वो असैसिनेशन जो थी वो होनी थी मार्च 1931 को। तो जब स्टार्टिंग में जनवरी में बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 हो गई है, लेकिन राउंड टेबल फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी आदमी नहीं गया। तो वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि कांग्रेस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जो ये पैक्ट हुआ था, ये होता है 5 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी जानी है। तभी आप कभी कभी बेसिकली कहीं पर यूट्यूब पर या कभी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कभी कभी पढ़ते होंगे कि क्या गांधी जी बचा सकते थे भगत सिंह को बेसिकली फांसी देने से। वो कॉन्टेक्स्ट इसीलिए आता है कि उस समय जो इरविन था वो चाहता था कि कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो उसको अटेंड करे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दे। कुछ लोग इतिहास में मानते हैं कि इस समय अगर गांधी जी इस बात की भी जिद लगा लेते कि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या वो शायद इस बात में सफल हो जाते या नहीं हो जाते। सो कैसे साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, भगत सिंह जी की फांसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतिहास में कैसे कनेक्टेड है। इन सब चीज़ों का जब सब कुछ ये हो रहा था, तब उसके बाद जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है। अब देखते हैं 1935 के जो मुख्य फीचर्स हैं। द फर्स्ट वन, द फेडरेशन एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1935 का एक्ट एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया था, जैसा यूएसए में होता है। जो प्रोविंसेस और जो प्रिंसली इंडियन स्टेट्स हैं उनको एक यूनिट्स के रूप में मान रहा था, लेकिन इंडियन स्टेट, जो प्रिंसली इंडियन स्टेट्स थी, इनके लिए फेडरेशन को ज्वाइन करना ऑप्शनल था। और ज्यादातर इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने कभी इस बात की सहमति नहीं दी। तो जो ये 1935 के एक्ट में प्रपोज फेडरेशन थी, ये कभी लागू नहीं हुई। लेकिन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसको अप्रैल 1937 में लागू कर दिया गया था।
लेजिस्लेटिव पावर्स को प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया, जिससे प्रोविंसेस को एक तरह की ऑटोनॉमी मिली थी और वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेट नहीं रहे थे। 1937 में काइंड ऑफ फेडरेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रोविंसेस में। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के संदर्भ में फेडरल सिस्टम की तरफ एक इंपॉर्टेंट मतलब ये समझ लो फेडरल हो गया। लेकिन इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थी, वो फेडरेशन का हिस्सा नहीं बन पाई। हर प्रोविंस का जो गवर्नर था अब क्राउन के बिहाफ पर काम करता था, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन, जैसा 1937 से पहले था। उससे मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता था, जो कि लेजिस्लेचर को जवाब देते। लेकिन एक्ट अभी भी सेंट्रल कंट्रोल काफी बनाए रखता है, जहां पर गवर्नर कुछ विशेष मामलों में अपनी मर्जी के बिना मिनिस्टर्स की सलाह से खुद काम कर सकता है, गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के निर्देशों के तहत ही। जो डायरकी 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी, वो खत्म कर दी प्रोविंसेस के लेवल पर, वो ले आए सेंट्रल के लेवल पर। प्रोविंसेस के लेवल पर फेल हो गई, वहां छोड़ दी, नया सेंट्रल के लेवल पर। तो सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर जनरल के हाथ में थी, जो कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। उसके फंक्शंस दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को ध्यान से सुनिए, प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। 1935 में कौन कौन से सेंट्रल गवर्नर जनरल के रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स। एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स मतलब जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। तो ये चार थे। ये गवर्नर जनरल अपनी डिस्क्रिशन से, अपने काउंसलर्स की मदद से संभालता था, जो कि जो हमारा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसको जवाबदेह नहीं होंगे। इसके अलावा ट्रांसफर सब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नर जनरल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता था, जो कि एक प्रकार से लेजिस्लेचर को जवाब देते। लेकिन हाँ, कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती तो फिर गवर्नर जनरल को मिनिस्टर्स की एडवाइस जो थी वो ओवरराइड कर सकते थे, एंड वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसके निर्देशों के तहत काम कर सकता था। असल में इस एक्ट के तहत ना तो कोई काउंसलर अपॉइंट किए गए, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो 1919 के एक्ट के तहत जो पुरानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वही 1947 तक एडवाइस करती रही, जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। 1935 का एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो भारत में फेडरलिज्म की बुनियाद रखता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एक्सपेंड करता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स और सेंटर पर पूरी ऑटोनॉमी, ये कमी अभी भी डिस्कंटेंटमेंट का बेसिकली देश में कारण बनी रही। आगे चलकर बेसिकली भारत के आंदोलन को और तेज करती है। Now to all of my students who are basically listening to it, अगर आप ये पूरा का पूरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप बड़ी देर से इस पेड़ को भी देख रहे होंगे, एंड somehow or the other since the start of the lecture I have actually been wanting and trying to touch it. I personally do not know why we keep the tree over here, but it is so interesting. It listens to all the polity and the history lectures before you do. Nevertheless, it's a very sweet tree. I call it David. I have named the tree as the David. Sorry for the interruption. I really was thinking that you probably are losing the interest. Coming back to the 1935 Act, the legislature, central legislature, जो दो सदन बाइकैमरल में था, फेडरल असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट, उस पर आधारित था। 6 प्रोविंसेस, 6 प्रदेशों, टोटल 11 प्रोविंसेस थे 1935 में। 6 प्रदेशों में जो विधानसभा थी वो भी बाइकैमरल थी, मतलब कि उसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। बाकी के प्रदेशों में विधानसभा यूनिकैमरल थी। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो लेजिस्लेटिव पावर्स पर थे वो कई रिस्ट्रिक्शंस के अधीन थे, और दोनों को थोड़ा सा एक सॉवरेन लेजिस्लेचर नहीं माना जा सकता एट दिस मोमेंट। कुछ लिमिटेशंस जो सेंट्रल लेजिस्लेचर पर थी, जैसे कि गवर्नर जनरल के वीटो पावर के अलावा सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किया गया बिल था वो क्राउन के वीटो के भी अधीन था। गवर्नर जनरल किसी भी बिल पर डिस्कशन को रोक सकता था और प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर सकता था अगर उसको लगता कि उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपैक्ट होंगी। गवर्नर जनरल के पास इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव पावर भी थी, जो कि लेजिस्लेचर के पावर के साथ साथ पैरेलल थी। इसका मतलब उसके पास ऑर्डिनेंसेस, एक्ट बनाने का अधिकार था जब भी जरूरत हो। खास मामलों में बिल या अमेंडमेंट को लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नर जनरल की पूरी स्वीकृति की जरूरत थी। जैसे अगर बिल किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून को अमेंड करने की कोशिश करता है जो भारत पर लागू होता है, या गवर्नर जनरल या गवर्नर के एक्ट को प्रभावित करता है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर भी लागू होती थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ने यह जरूरत रखी थी कि कुछ टॉपिक्स पर गवर्नर जनरल या गवर्नर को बिल भेजने से पहले क्राउन के विचार के लिए रिजर्व किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस में, हालांकि इंडियन स्टेट्स ने फेडरेशन ज्वाइन नहीं किया जो प्रिंसली स्टेट्स है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फेडरल प्रोविजंस को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच लागू किया गया था। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पावर का जो डिवीजन था वो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच ये बताने में खास महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के संविधान में यूनियन और स्टेट्स के बीच जो डिवीजन है
वो लार्जली इसी लाइन पे, लाइक प्रेजेंटली वो इसी लाइन पे है। पहले के 1919 के एक्ट की तरह सेंटर से प्रोविंसेस को बस पावर डेलीगेट करना नहीं था, बल्कि 1935 का एक्ट खुद ही लेजिस्लेटिव पावर्स को सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिवाइड करता है। इसलिए दोनों लेजिस्लेचर्स को अपने अपने पावर के दायरे में रहना पड़ता था जब तक कि निर्धारित प्रोविजंस के अधीन काम ना हो। 3-fold डिवीजन थी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। पावर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली बना दी गई फेडरल लिस्ट। इस लिस्ट पर फेडरल लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर थी। ये सब्जेक्ट जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, कॉइनेज, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, सेंसस। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट। इस लिस्ट पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के एक्सक्लूसिव अधिकार थे। इसमें पुलिस, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स थे। और तीसरी थी कंकरेंट लिस्ट। इसके सब्जेक्ट्स पर दोनों फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के कानून बनाने के अधिकार थे। इसमें सब्जेक्ट्स थे जैसे कि क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, आर्बिट्रेशन। इमरजेंसी के दौरान अगर गवर्नर जनरल एक इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन करता था तो फेडरल लेजिस्लेचर के पास प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का अधिकार आ जाता था। फेडरल लेजिस्लेचर तब भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती थी अगर 2 या ज्यादा प्रोविंसेस का कॉमन इंटरेस्ट हो और उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट की होती। कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ इनके बीच में कोई मतभेद हो जाता तो फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर प्रोविंशियल लॉ को गवर्नर जनरल ने ऑफिशियली परमिशन दी हो तो प्रोविंशियल लॉ प्रिवेल करेगा, भले ही उसमें फेडरल लॉ के साथ कोई कॉलिजन हो जाए। रेजिड्यूरी पावर वो पावर्स हैं जो कि लेजिस्लेटिव लिस्ट में लिस्टेड ही नहीं थी। मतलब कि ऐसी कोई चीज जो हम लिखना भूल गए हैं, सेंट्रल या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को में है ही नहीं, तो इसके जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास ही अधिकार था कि वो ये फैसला करे कि कौन सा लेजिस्लेचर किसी खास मुद्दे पर कानून बना पाएगी। साइमन कमीशन ने जो डोमिनियन स्टेटस का वादा 1929 में किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत नहीं दिया गया। That actually happened in 1947. This was the act as important as it is. And then, you probably remember a little bit, 1935 एक्ट के बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। 1945 में 1945 में वो खत्म होती है। एंड आफ्टर 1945 द ब्रिटिशर्स बेसिकली हैड डिसाइडेड कि दे आर गोना लीव द कंट्री। बस उनका सिर्फ ये प्रॉब्लम था या ये सिचुएशन थी उनके सामने कि पावर को ट्रांसफर कैसे करें। वंस एक इस पे कंसेंसस आ गया कि पावर को कैसे ट्रांसफर करें, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया which is called as the India Independence Act of 1947। वो जो एक्ट क्या है मैं उसके बाद समझाता हूँ। अब मुझे लगता है कि आप जो स्टूडेंट्स इस समय बैठे हैं वो आप शायद इस लैंप को भी देख रहे होंगे। ये लैंप भी मैंने आप लोगों के लिए लगवाया। बेसिकली इसका मैं नाम अभी तक नहीं रख पाया हूँ, तो मेरी आप लोगों से ये इस वीडियो के नीचे मत बताना, बट अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे ये ज़रूर बताना कि हम इस लैंप का क्या नाम रखें, क्योंकि मेरे इस पेड़ का नाम डेविड है। आई लव बोथ ऑफ देम। Once I'm done with the classes, they basically both go to their own places. मतलब it goes in outside, इसको हम बाहर धूप में रख देते हैं, and this is obviously ये अंदर ही रहता है तो खुद लाइट देने के लिए। So but I do not know what to name my lamp. So अगर आपके दिमाग में किसी के दिमाग में आता है कि अपने लैंप का क्या नाम रख सकते हैं तो मुझे पर्सनल DM कर दीजिएगा। Indian Independence Act of 1947. You need slight changes, right? While doing so much overwhelming political stuff. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडेप्टेशन ऑर्डर के माध्यम से अमेंड किया गया था, ताकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना फाइनल संविधान बनाती तब तक ये दोनों देश एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके। तो ये सभी चेंजेस जो हैं 1935 के एक्ट से लेकर 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक एक कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड देते हैं, जिसके आधार पर भारत का बेसिकली नया संविधान बनाया गया। क्या हुआ ये जो व्हाट आर द मेन रिजल्ट्स ऑफ द एडेप्टेशंस अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947? वेल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। सो वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत का जो नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत की सीधा अथॉरिटी बन गया था, इसके लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया का नई पोजीशन भी बनाई गई जो कि भारतीय मामलों के लिए जिम्मेदार थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब दी थी। कुछ टाइम के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में थोड़ा रिलैक्स जरूर हुआ, लेकिन 1947 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के कंट्रोल में ही थे। तो संवैधानिक तौर पर भारत की सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को पूरी की पूरी तरह बदल दिया। 15 अगस्त 1947 से भारत ब्रिटिश डिपेंडेंसी नहीं रहा और ब्रिटिश क्राउन की जो सुजेरनिटी थी वो इंडियन स्टेट्स और ट्राइबल एरियाज के ट्रीटी रिलेशन से भी खत्म हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट और सरकार की भारत का प्रशासन उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रही। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, इस पोजीशन को खत्म कर दिया गया। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 15 अगस्त, क्राउन अथॉरिटी का सोर्स नहीं रहा। आज़ादी से पहले तक क्राउन भारत में सारी की सारी अथॉरिटी का सोर्स था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फेडरल स्ट्रक्चर के कारण इसका रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। फेडरेशन के सभी यूनिट्स इंक्लूडिंग द प्रोविंसेस अपनी अथॉरिटी क्राउन से ले रहे थे। बट 1947 के बाद भारत और ना ही इवन पाकिस्तान अपनी अथॉरिटी ब्रिटेन से डिराइव करता था। क्राउन का भारतीय डोमिनियंस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं रहा एंड रिलेटेड टू द गवर्नर जनरल्स और द प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे। तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक प्रकार से जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बन गए, जैसे कि बाकी के ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के डोमिनियंस में होता था। ये एक नेचुरल परिणाम था डोमिनियन स्टेटस का। मतलब आखिरकार भारत को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत दिया गया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिनाई किया गया था पर अब मिला। इस एक्ट के एडेप्टेशंस के तहत अब गवर्नर जनरल या प्रोविंशियल गवर्नर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना नेसेसरी था, जो कि डोमिनियन लेजिस्लेचर या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जवाबदेह होता था, जिसे इन हिज डिस्क्रिशन, एक्टिंग इन हिज डिस्क्रिशन, इंडिविजुअल जजमेंट कहते थे। तो ये जो फ्रेजेस थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हटा दिए गए। इसका मतलब ये था कि अब गवर्नर जनरल्स और गवर्नर अपने मन मर्जी से या मिनिस्टर्स की सलाह के खिलाफ काम नहीं कर सकते थे। गवर्नर जनरल के पास प्रोविंशियल गवर्नर्स को कुछ काम अपने एजेंट्स के रूप में करने के अधिकार भी छीन लिए गए। सो गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स के पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी, जैसे कि लेजिस्लेचर के अगेंस्ट एक्ट, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार, ये सारा का सारा खत्म कर दिया। गवर्नर का प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने का पावर वो भी हटा दिया। क्राउन का वीटो पावर वो भी लॉजिकली खत्म हो गया। मतलब गवर्नर जनरल अब बिल्स को क्राउन के अप्रूवल के लिए रिजर्व नहीं कर सकता। तो ये सब चेंजेस ने गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स के रोल को फंडामेंटली बदल दिया। अब उनको सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट बना दिया, जिनके पास असली एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अनुरूप है, जैसा अब आज भी ऐसा ही फॉलो करते हैं हम। डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर की सॉवरेनिटी। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के लागू होने के बाद भारत का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट से बना था वो 14 अगस्त 1947 को खत्म हो गया। 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक भारतीय और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज नए संविधान बनाकर नए लेजिस्लेचर नहीं बनाती, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ही दो काम करने थे। ड्यूअल रोल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नए संविधान बनाने के लिए साथ ही साथ दोनों डोमिनियंस के सेंट्रल लेजिस्लेचर के रूप में भी काम करती थी। ये लेजिस्लेटिव काम तब तक कम करती रही जब तक एक नया असेंबली नहीं बन गई। कंप्लीट सॉवरेनिटी, ये जो डोमिनियन लेजिस्लेचर बने हैं दो, इनके पास पूरी सॉवरेनिटी है। मतलब गवर्नर जनरल की सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है किसी भी मैटर पर कानून बनाने की। अब किसी भी इंपीरियल लॉ के कॉन्ट्रावेंशन का ध्यान नहीं रखना पड़ता था। डोमिनियन लेजिस्लेचर को पूरी आज़ादी थी अपने लॉज बनाने की, जो ब्रिटिश कंट्रोल से मुक्त थी। काफ़ी सिग्निफिकेंट था। अंत में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और 1947 ने भारत और पाकिस्तान के शासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया, जिसमें ब्रिटिश सॉवरेनिटी का अंत हो गया एंड नए बनाए गए डोमिनियंस को पूरे के पूरे कानूनी अधिकार दिए गए। इस एक्ट के माध्यम से जो बदलाव आए थे, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल खत्म होना, क्राउन को अथॉरिटी का सोर्स ना होना, गवर्नर जनरल का एक सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाना, दिस एक्चुअली ब्रॉट एन एक्चुअल डेमोक्रेटिक चेंज। ये रिफॉर्म्स ना सिर्फ एक स्वतंत्र लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स की बुनियाद बनाते हैं, बल्कि बेसिकली डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के भी अनुरूप थे। एंड इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नए संविधान बनाने का बेसिकली रास्ता भी प्रशस्त किया। इसके बाद देन वंस दिस एक्ट वाज पास्ड, तो हमारी संविधान सभा बनी थी इंडिया की और पाकिस्तान दोनों की। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, दैट संविधान सभा, नाउ दोज आर द पीपल। और 15 अगस्त को हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखें तो उसमें टोटल 299 लोग थे। ये 299 लोगों ने मिलकर अगले 3 साल तक संविधान बनाया। वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट लेकिन हमारा जो संविधान है लागू है 2 महीने बाद होता है 26 जनवरी 1950 से। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। नाउ जिसने भी ये पूरा का पूरा लेक्चर सुना है, मैं समझ सकता हूँ यू माइट बी थिंकिंग कि सर ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है।
मेक सेंस. द रीजन बीइंग इज दैट कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल शब्द हैं, legislation, council, representative government, democracy, governor general, viceroy, these conceptual idea are basically explained in the rest of the books, है ना. तो ये चैप्टर weirdly enough थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ आता है अगर हम बाकी चैप्टर्स पहले कर लें. मतलब कि क्रोनोलॉजिकली ना ये चैप्टर गलत पोजीशन पे है, होना ये सबसे लास्ट में चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली में सबसे पहले लगा होता है. बट दिस इज हाउ द टाइम फ्लोज, राइट. तो उसकी वजह से सो इवन इफ अगर आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्ली थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग रही हो, थोड़ा सा कुछ समझ में ना आया हो, सो दैट इज एक्चुअली नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम आने वाले अगले चैप्टर करेंगे तो हमें बेसिकली यही वाला चैप्टर, वंस वी कम बैक टू इट, वी विल हैव अ वेरी वेरी स्लाइट बेटर डीप अंडरस्टैंडिंग. रादर वी विल एक्चुअली बी एबल टू कनेक्ट कि इस चैप्टर में लिखे गए जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से आए हुए हैं. So next we will do the making of the Indian Constitution. Now हमारी जो डी बसु की जो बुक है वो थोड़ी सी दूसरी लक्ष्मीकांत या SIQ की बुक से छोटी है. जैसे कि लक्ष्मीकांत में 90 से भी अधिक चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 33-34 चैप्टर है. तो मतलब कि इसको कवर करना थोड़ा सा स्लो रहता है. लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड है, लैंग्वेज थोड़ी सी डेंस है, पर चैप्टर की जो नंबर है वो थोड़े से काफ़ी कम है, वो 1/3 है. तो ये वाली किताब जो है ये जल्दी हो जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब ये छोटी है तो इसके मतलब इसलिए पढ़नी चाहिए. पढ़ना तो बेसिकली हमें सारा का सारा पड़ेगा. सो वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द मेकिंग ऑफ द, जो सेकंड चैप्टर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स और किस प्रकार से हमारा संविधान बना है उसके बारे में डिस्कशन होगी. सो आई विल सी यू देयर. अगर आपको मुझसे रीच आउट करना हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल ऑन द इंस्टाग्राम. जनरली वो एक सोशल मीडिया, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली DM कर सकते हैं. मोर इम्पॉर्टेंटली आपको, जैसे मैंने पहले बीच में पूछा ही है, मेरे लैंप का जो नाम है मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है. लाइक कि हम अपने लैंप का क्या नाम रखें. मैंने अब क्योंकि अपने ट्री का जो नाम है, ट्री नहीं प्लांट, मैंने अपने प्लांट का नाम क्योंकि डेविड रख दिया, तो मुझे लग रहा है इसका कोई भारतीय नाम अगर आप मुझे कोई अच्छा सा सजेस्ट कर सके तो वो सजेशन जो है और इस पूरे के पूरे क्लासेस का जो फीडबैक है वो दोनों के दोनों आपको इंस्टाग्राम पर देना पड़ेंगे. सो आई विल सी यू, आई विल वेट फॉर दैट, ताकि अगले वाले लेक्चर्स लेने से पहले मैं आपको बता सकूँ कि इसका क्या नाम चुना गया है. Till then, I'll see you in the next class, making of the Indian Constitution. That's where the interesting part of the Constitution or the whole journey, that's where start. उसमें कुछ overwhelming नहीं होगा, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी simple समझ के अंडर ही है. Have a nice day. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.